हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ और वो टॉपिक है 1789 की फ्रांस की क्रांति। बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और 100% कोई ना कोई टॉपिक इस पर आता ही है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में हो, इससे आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। हो सकता है पिछली बार राजनीतिक कारण पूछे गए हों तो इस बार सामाजिक कारण पूछे जाएँ, या आर्थिक या धार्मिक, या हो सकता है इसका घटनाक्रम पूछा जाए। तो ये इसको हम क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे और ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक होने वाला है, कई पार्ट्स में इसको हमको पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसके राजनीतिक कारण क्या थे। तो परिचय लेते हैं। क्या महत्व था जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसका महत्व क्या रहा। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799, ये आप देख लीजिए, 89 से 99 यानी कितने साल चली? 10 साल चली। तो ये 10 साल चली और आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में से एक है। ये 1789 से 1799 तक 10 वर्ष में होने वाली एक बड़ी राजनीतिक घटना थी, जिसने पूरे विश्व को झकझोर दिया था, विश्व को एक नई चेतना दी थी। और भारत जैसे देश के लिए भी यह क्रांति बहुत जो है इससे उसको जानकारी मिली थी। पूरे विश्व में ही इस क्रांति होने से कुलीन तंत्र जो था, यानी जो राजशाही वर्ग था, वो किस प्रकार शोषण कर रहा था लोगों का और लोगों ने किस प्रकार से बदला लिया था, इस बात को दर्शाता है। इस क्रांति ने राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर परिवर्तन की ओर शुरुआत की। तो हमने जैसे आपको बताया कि पहले यहाँ राजशाही थी। जब ये क्रांति हुई 1789 में, तो राजशाही थी, राजा का शासन था और लोगों ने किस प्रकार बहुत ज़्यादा प्रताड़ित जब लोग हो गए, पानी सर के ऊपर निकल गया, लोग बहुत परेशान हो गए, तो अब लोगों ने कहा कि नहीं, जनता का शासन, लोक यानी जनता का शासन अब हमें स्थापित करना चाहिए, राजतंत्र जैसी व्यवस्था हमें समाप्त करना चाहिए। और उन्होंने नारा दिया, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। हम स्वतंत्र रहेंगे, सब एक समान हैं और सब भाई हैं या बंधुत्व हैं, सब एक दूसरे के संबंधी ही हैं। ना कोई राजा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। तो ये इस 1789 क्रांति का आदर्श वाक्य था, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। भाईचारा बंधुत्व भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो स्वतंत्र है हर कोई, सब कोई समान है, बराबर है और सब में भाईचारा है, अर्थात प्रेम है। यह प्रस्तुति फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारणों पर केंद्रित है, जिन्होंने इस ऐतिहासिक परिवर्तन को प्रेरित किया। तो ये जो आज हम ये प्रस्तुति आपके सामने दिखा रहे हैं, ये फ्रांस की राजनीतिक कारणों को बताती है कि कौन से ऐसे वो राजनीतिक कारण थे जिनके कारण फ्रांस में क्रांति हुई थी। राजनीतिक कारण पढ़ेंगे, बाद में हम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर प्रकार के कारणों को जानेंगे। लेकिन आज की स्लाइड में, आज के प्रेजेंटेशन में हम फ्रांसीसी क्रांति के, जो फ्रांस में क्रांति हुई उसके राजनीतिक कारण क्या थे उनके बारे में जानेंगे। इस स्लाइड में हम ये जानेंगे कि कैसे राजशाही कमज़ोर हुई, सामाजिक असमानता, वित्तीय संकट और ज्ञानोदय के विचारों ने मिलकर क्रांति की पृष्ठभूमि को तैयार किया। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे विद्वान वर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने समाज को प्रेरित किया और राजशाही को कमज़ोर किया, राजा का क्योंकि शासन था, और जो कि समाज में बहुत असमानता थी। ये जब हम सामाजिक स्थिति में जाएंगे तो पता चलेगा किस प्रकार से सामाजिक असमानता थी। समाज में बहुत अनेक प्रकार की असमानताएं थी और वित्तीय संकट, फ्रांस में बहुत धन की स्थिति या आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत ख़राब थी। तो इन सब चीज़ों से ही मिलकर के ये क्रांति बनी, क्रांति तैयार हुई। क्रांति एक दिन में नहीं होती है, कोई भी क्रांति के पीछे बहुत सारी घटनाएं होती हैं और धीरे 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 करके वो घटनाएं जब इकट्ठी हो जाती हैं तो एक दिन विस्फोट होता है किसी कारण से और वो क्रांति हो जाती है।
फ्रांस की सामाजिक संरचना हम लोग देखते हैं कि यानी फ्रांस का समाज किस प्रकार था। ये राजनीतिक में भी आ जाता है, सामाजिक संरचना आपकी, और समाज में भी आ जाती थी। तो 3 स्टेट्स थे, यानी 3 वर्गों में फ्रांस का समाज बटा हुआ था। क्रांति से पहले फ्रांस का समाज 3 स्टेट्स या 3 वर्ग, तो वर्ग ना कह करके 3 स्टेट्स कहा गया है इसमें। तो 3 स्टेट्स में विभाजित था, जिसमें अत्यधिक असमानता थी। ये जो तीनों स्टेट्स थे इनमें बहुत असमानता थी। पहला जो स्टेट्स था वो पादरी वर्ग था। तो जो लोग चर्च में पूजा पाठ कराते थे, ईसाई धर्म से जुड़े हुए, ईसाई धर्म तो पूरा ही समाज था, तो चर्च में पूजा पाठ कराना और धार्मिक संस्कार कराना, ये सब जिनका काम था, वो पादरी वर्ग, वो प्रथम स्टेट में आता था। और फ्रांस की जनसंख्या का लगभग 1% यानी 100 में से 1 आदमी ये प्रथम स्टेट में होता था। इनको करों से मुक्ति थी, किसी प्रकार का इनको कोई टैक्स नहीं लगता था। बाकी तो सारी जनता पर सारे टैक्स लगते थे, लेकिन इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। चर्च कर वसूलते थे। ये टाइथ नाम का हमने आपको जब बताया था, जब शुरुआती समय में जब हमने आपको यूरोप की धार्मिक स्थिति पढ़ाई थी, तो वहाँ आपको पता था टाइथ नाम का कर ये वसूलते थे। तो इस प्रकार से अनेक कर ये वसूला करते थे, एक अकेला टाइथ ही नहीं था, कई प्रकार के कर वसूलते थे। तो और ये कितने थे, 100 में से 1 व्यक्ति जो था वो पादरी वर्ग था। तो 1% का मतलब ये हुआ। तो ये हर प्रकार के करों से मुक्त थे, आराम विलासतापूर्ण जीवन जीते थे, हर प्रकार के भोग को भोगते थे, और ये कई प्रकार के कर जनता से वसूल करते थे। तो पैसा धन संपदा भी इनके पास बहुत थी। तो प्रथम स्टेट यानी पहला वर्ग जो था वो पादरी वर्ग था। द्वितीय स्टेट यानी दूसरा वर्ग कौन था, वो कुलीन वर्ग था। यानी राजा, राजा के मंत्री, कई विभागों के अधिकारी, ये लोग कुलीन वर्ग में आते थे। अभिजात्य वर्ग भी इनको कहा जाता है। तो ये जनसंख्या के 2% थे। ये 1% थे, ये 2% थे, यानी 100 में 2 लोग मान लीजिए आप। तो करों से ये मुक्त थे पूरी तरीके से, ये भी करों से मुक्त थे। इनको कई प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे और सरकारी पदों पर ये नियुक्त होते थे। तो पहला स्टेट था पादरी वर्ग, दूसरा स्टेट था कुलीन वर्ग। राजा और राजा के परिवार वाले, राजा के मंत्री, राजा के सहयोगी, राजा के मित्र, राजा के दरबार में काम करने वाले लोग, जो प्रतिष्ठित लोग, जो मतलब जो किसी पद पर हों। राजा के दरबार में तो बहुत सारे लोग होंगे, नौकर चाकर भी होंगे, लेकिन वो इस कुलीन वर्ग में नहीं थे। तो जो किसी पोस्ट में थे, अच्छी पोस्ट में थे, तो उन्हें अभिजात वर्ग भी माना जाता था। और ये भी बड़े आराम से बहुत सुख सुविधा संपन्न जीवन को जी रहे थे, जैसे कि पादरी वर्ग जी रहा था। ये 1% थे और ये 2% थे। तृतीय स्टेट आम जनता। तो फर्स्ट स्टेट में आपने पढ़ लिया पादरी वर्ग, सेकंड स्टेट में पढ़ लिया कुलीन वर्ग, थर्ड स्टेट में पूरी आम जनता आ जाती थी। और ये 97% थे। 97% क्यों? क्योंकि 1% यहाँ चले गए, 2% यहाँ चले गए, तो 97% जनसंख्या का ये लोग थे। और ये हर प्रकार के कर जो है ये टैक्स चुकाते थे। कोई भी टैक्स गवर्नमेंट लगा देती थी, चर्च लगा देती थी, तो चुकाने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? इनकी होती थी। राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। ये इनको कोई राजनीतिक अधिकार नहीं मिला हुआ था कि राजनीति में ये जा सकें, चुनाव लड़ सकें। तो इस प्रकार का इनके पास कोई अधिकार नहीं था। ये सिर्फ टैक्स चुकाते थे, अपना काम करते थे। इसमें किसान, कारीगर और इनको बुर्जुआ वर्ग भी कहा जाता था। ये याद रखिएगा, जो थर्ड स्टेट थे इनको बुर्जुआ वर्ग, आम जनता ना कह करें। पहला हो गया पादरी वर्ग, दूसरा हो गया कुलीन वर्ग, तीसरा हो गया बुर्जुआ वर्ग। इसमें वकील भी आ जाते थे, थोड़ा सा जिनकी स्थिति ठीक थी, डॉक्टर आ जाएंगे, इंजीनियर भी आ जाएंगे, किसान, कारीगर। तो ये बुर्जुआ वर्ग भी था। यह असमानता सामाजिक व्यवस्था क्रांति का एक प्रमुख राजनीतिक कारण बनी। तो ये जो असमानता देख रहे हैं ना कि पहले स्टेट को कितना फ़ायदा था, दूसरी स्टेट को कितना फ़ायदा था, कोई कर नहीं देना पड़ता था, आराम का जीवन जी रहे थे। और पूरा बाहर तृतीय स्टेट जिसमें बुर्जुआ वर्ग भी था और किसान, कारीगर लोग भी थे, ये पूरा टैक्स पे करते थे, इनका आराम का जीवन भी नहीं था और इनको हर प्रकार से इनका दोहन किया जा रहा था। तो ये जो असमानता थी, सामाजिक असमानता, ये क्रांति का एक
प्रमुख कारण बनी, क्योंकि तृतीय स्टेट अपने अधिकारों की मांग करने लगा था। तो तृतीय स्टेट जो था वो कहता था कि हमें भी अधिकार चाहिए, हम सिर्फ टैक्स ही पे नहीं करते रहेंगे, हमें भी अपने बहुत सारे अधिकार चाहिए। राजशाही का संकट। तो उस समय जो राजा था, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये लुई 16 था। जब फ्रांस की 1789 में क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस का जो राजा था वह लुई 16 था, जो कि लुई 15 के बाद फ्रांस का शासक बना था। तो लुई ये 10 हुआ, ये 5 हुआ और ये हुआ, तो 10, 5, 15, 1, 16। तो ऐसे ही आपको XVI लिखना है जब पेपर होगा, तो 16 मत लिख दीजिएगा। तो ये लुई, ये 10 एक्स जो होता है ये 10 बनाता है। रोमन लैंग्वेज है ये, रोमन मतलब लैंग्वेज क्या कहें इसको, ये जैसे हम लोग क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 चलता है, उस तरह से ये रोमन में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं इनकी। तो ये 10, इसको x जो होता है इसको 10 माना जाता है, ये v जो होता है इसको 5 माना जाता है और ये 1 है। तो 10 और ये 5, 15 और 1 ये मिला दिया तो 16। तो लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांसीसी राजशाही कई संकटों से घिरी थी, जो क्रांति के प्रमुख राजनीतिक कारण बने। तो जब ये फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय लुई 16 वहाँ के राजा थे। कहाँ के? फ्रांस के राजा थे। कमज़ोर नेतृत्व, ये इतने स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं थे, बहुत अच्छा इनका डिसीज़न मेकिंग पावर नहीं था कि अच्छे निर्णय ले सकते। और इनको चूँकि ये समाज में बाहर ज़्यादा निकले नहीं थे तो समाज की स्थिति इनको पता नहीं थी कि समाज किस प्रकार से जी रहा है। ना इनको पता था, ना इनकी रानी को, मैरी एंटोइनेट को पता था कि समाज कैसे जी रहा है, समाज में क्या क्या परेशानी, क्योंकि ये राजमहल से बाहर निकलते ही नहीं थे। कमज़ोर नेतृत्व, तो इनका निर्णय बहुत कमज़ोर थे और ज़्यादा समय ये जो है विलासितापूर्ण जीवन में जीते थे। देख रहे हैं आप ड्रेसेस वगैरह इनकी कितनी शानदार ड्रेसेस पहने हुए हैं। तो आम जनता से इनका संपर्क नहीं था। तो जब आपका आम जनता से संपर्क नहीं होगा तो आप आम जनता की समस्याओं को भी जान नहीं पाएंगे कि महंगाई की क्या समस्या है, रोटी की क्या समस्या है, पानी की क्या समस्या है, दवाई की क्या समस्या है। इसके लिए आपको बीच बीच में लोगों के बीच जाना पड़ेगा, उनको स्थिति को समझना पड़ेगा। लेकिन ये अपने महल से बाहर ही नहीं निकलते थे, तो इसलिए इनको कोई स्थिति का पता नहीं था और ये तो बस अपनी राजशाही वाला जीवन जी रहे थे। और ये निर्णय लेने में भी कमज़ोर थे, कोई डिसीज़न लेना होता था तो ये डिसीज़न नहीं ले पाते थे। दैवी अधिकार का कमज़ोर होना, राजा के दैवी अधिकार की अवधारणा ज्ञानोदय के विचार के प्रभाव से कमज़ोर हो रही थी। फ्रांस में ये माना जाता था कि राजा जो है वो, राजा को देवता ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, ईसा मसीह ने भेजा है जनता की भलाई करने के लिए, जनता को राजा की आज्ञा माननी चाहिए। लेकिन उस समय कई विचारक जो उस समय थे फ्रांस में वो थे और उन्होंने बताया कि राजा एक मामूली इंसान है, देवताओं के द्वारा भेजा हुआ नहीं है, तो राजा की बात मानना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर देवता के तौर पर राजा होता तो हमारे संकटों को हर लेता, मुश्किलों को हमारे ले लेता, लेकिन राजा जो है ये दैवीय अधिकार नहीं है राजा को मिला हुआ। तो उस समय ये लुई 16 के समय राजा के दैवीय अधिकार कमज़ोर होने लगे थे। विलासिता और अपव्यय, राजा और उसकी पत्नी मैरी एंटोइनेट जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उसका विवाह हुआ था लुई 16 से। तो राजा और उसकी पत्नी दोनों ही विलासिता पूर्ण जीवन जी रहे थे अपने महल में और बहुत पैसा लुटा रहे थे, शाही खर्च कर रहे थे। महल में अनाप शनाप पैसा सजावट में लग रहा था, उनके घूमने फिरने में अनाप शनाप पैसा लग रहा था। उन्हें ये पता ही नहीं था कि इतने जो है हमारी जनता किस मुश्किलों से जूझ रही है। तो राजा और रानी को किसी प्रकार का मतलब नहीं था और इस कारण से फ्रांस में जब राजा को कोई मतलब नहीं, रानी को कोई मतलब नहीं, तो फ्रांस में क्रांति होती है। राजशाही की अक्षमता और अलोकप्रियता ने क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के लिए उपजाऊ भूमि तैयार की। तो राजशाही क्या थी? अक्षम थी, किसी प्रकार की क्षमतावान नहीं थी, किसी प्रकार से कोई क्षमता नहीं थी राजशाही में। और इस प्रकार से अलोकप्रियता, राजा क्या हो गया, लोगों के बीच में लोग राजा से नफरत करने लगे क्योंकि राजा किसी प्रकार से जनता का ध्यान नहीं रखता था। तो ये कारण था कि फ्रांस में जो है एक राजा भी एक बड़ी जिम्मेदार था
1789 की क्रांति के समय। तो आपको राजा का नाम और रानी का नाम आपको याद रखना चाहिए, लुई 16वां और मैरी एंटोनेट। वित्तीय संकट और कर सुधार, जो कि हम लोग राजनीतिक कारण पढ़ रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि 3 स्टेट्स में विभाजित था पूरा फ्रांस, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कुलीन वर्ग पादरी वर्ग आ जाता था, द्वितीय स्टेट में कुलीन या अभिजात्य वर्ग आ जाता था और तृतीय स्टेट में आम जनता आ जाती थी। तो ये एक कारण था। दूसरा कारण था राजा को अपनी जनता के बारे में कुछ पता नहीं था, राजा और रानी अपना पूरा विलासतापूर्ण जीवन जी रहे थे। तृतीय जो संकट था वित्तीय संकट था, यानी फ्रांस में धन की बहुत कमी हो गई थी और कर सुधार, जो जनता से टैक्स लिया जा रहा था उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता थी। तो ये आप देख सकते हैं कि फ्रांस में राष्ट्रीय ऋण, जो कर्ज है फ्रांस का, वो बहुत बढ़ गया था। ये आप ग्राफ देख रहे हैं कितना बढ़ता चला जा रहा है। 1774 से 1788 के बीच ये जो टैक्स था, कर था, जो दूसरे देशों से उसने लिया था, वो बहुत बढ़ता चला जा रहा था। तो युद्धों में भारी खर्च क्यों आया? ये वित्तीय संकट, क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण फ्रांस में धन की कमी हो गई थी? तो फ्रांस युद्धों का भारी खर्च उठाया था इसने। देखिए, 7 वर्षीय युद्ध चला और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम युद्ध में, ये इन दोनों युद्धों में फ्रांस कूदा था। 7 वर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ये उपनिवेश को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। उपनिवेश मतलब कॉलोनी। दुनिया में यूरोपियन देशों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग अपनी कॉलोनी बनाई थी। कॉलोनी का मतलब जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी भारत था, फ्रांस की कॉलोनी कोई और देश था। तो यहाँ पे यानी कि जिन देशों पर उनका अधिकार था, अपने कॉलोनी बना लिया था उन्होंने उसको, वहाँ से वो धन खींचा करते थे, लिया करते थे। तो यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस का 7 वर्षीय युद्ध होता है यूरोप में, और जहाँ जहाँ उपनिवेश थे यहाँ वहाँ भी ये युद्ध होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ यूरोप में तो 7 वर्षीय युद्ध हुआ ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, और मान लीजिए भारत में भी ब्रिटेन के व्यापारी और सेना थी और फ्रांस के भी व्यापारी और सेना थी। ये दोनों लोग आए थे, ब्रिटेन के भी लोग आए थे और फ्रांसीसी लोग भी आए थे। भारत में जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ वो इसी का परिणाम था। तो जहाँ जहाँ ये युद्ध हुए, जहाँ यूरोप में युद्ध हुए, तो जहाँ जहाँ ये ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश थे वहाँ भी ये युद्ध शुरू हो गए दुनिया में। तो ये 7 वर्षीय युद्ध चले, जिसमें बाद में क्या हुआ, बाद में ब्रिटेन को बहुत फ़ायदा हुआ और फ्रांस को काफ़ी नुकसान हुआ। फ्रांस का खजाना बहुत खाली हो गया और फ्रांस को बहुत आर्थिक तौर पे भी नुकसान हुआ। तो इस कारण से ये 7 वर्षीय युद्ध फ्रांस के लिए अच्छा नहीं रहा। तो इसमें फ्रांस का बहुत धन खर्च हुआ और एक तरीके से इंग्लैंड की इसमें जीत हुई थी। इसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में अमेरिका भी किससे आज़ादी पाना चाहता था? ब्रिटेन से। ब्रिटेन का एक उपनिवेश अमेरिका भी था, तो फ्रांस बदला लेना चाहता था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में फ्रांस ने पूरी तरीके से सहायता की, किसकी? अमेरिका की। धन से की, युद्ध नीति से की, यहाँ तक कि अमेरिका के बेड़े को उन्होंने कैसे लड़ना है, किस प्रकार से आपको युद्ध नीति बनानी है, इस प्रकार से हर तरीके से इन्होंने जो है सैन्य मदद की और आर्थिक मदद भी की। इसमें अमेरिका जो है इस युद्ध में जीत गया और ब्रिटेन को काफ़ी हार का सामना करना पड़ा। तो लेकिन फ्रांस का क्या हुआ? फ्रांस का तो बहुत सारा धन इन दोनों युद्धों में गया, जिससे फ्रांस का राजकोष खाली हो गया, यानी कि खजाना जो है फ्रांस का खाली हो गया। तो इन युद्धों के कारण फ्रांस में वित्तीय संकट आया, फ्रांस का खजाना खाली हो गया। अकुशल कर प्रणाली, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग करों से मुक्त थे, जबकि तृतीय स्टेट पर भारी कर बोझ था। तो 2 वर्ग हमने देखा, ये 1% थे और ये 2% थे। ये किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देते थे। सारा टैक्स जो थर्ड स्टेट था, जिसमें बोजुआ वर्ग भी शामिल था, वो जो है ये ही पूरा देश का टैक्स लेते थे और टैक्स पे टैक्स गवर्नमेंट बढ़ाए चली जा रही थी। कभी 5%, कभी 2%, कभी नमक पे टैक्स, कभी
रोटी पे टैक्स, कभी ब्रेड पे टैक्स। तो इस प्रकार हर प्रकार के टैक्स से ये पूरे तरह से दबे जा रहे थे, पूरे कुचले जा रहे थे, और अब इनके लिए किसी भी प्रकार का और कोई रास्ता रह नहीं गया था क्रांति के अलावा। कर सुधार का विरोध, एक इनके यहाँ एक फ्रांस में मंत्री आए, वित्त मंत्री कैलोन। तो कैलोन ने कहा कि नहीं, ये जो 2 स्टेट्स से, ये कुलीन और पादरी वर्ग से जो टैक्स नहीं लिया जा रहा है, कुछ उन्होंने अपनी नीतियाँ बनाई और उसको कहा कि ये जो कुलीन और पादरी वर्ग टैक्स नहीं दे रहा है, इसको टैक्स देना चाहिए, ये बात कही। और कर प्रणाली समान होना चाहिए, यानी हर किसी पर बराबर टैक्स लगना चाहिए। ये नहीं है कि प्रथम वर्ग को हम छोड़ दें, द्वितीय वर्ग को छोड़ दें, नहीं, जितना हम तृतीय वर्ग से टैक्स ले रहे हैं उतना ही टैक्स हमें प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग से लेना चाहिए। तो ये उन्होंने एक बात कही। और कर्ज हमें नहीं लेना चाहिए, दूसरे देशों से हमें किसी प्रकार का कर्ज नहीं लेना चाहिए, ये बात कही। और सरकारी खर्च जो महलों को, बंगलों को और यात्राओं पर और बहुत ज़्यादा पैसा लौटाने पर जो खर्च हो रहा था उस पर रोक लगानी चाहिए। तो सरकारी खर्च को नियंत्रण में रखने की इन्होंने बात की। तो इस तरीके से कई इन्होंने सुधार वाले प्रयास किए, इन्होंने कई चीज़ें लाए ये रिटन तौर पर, लेकिन फिर जो है इनका विरोध हो गया और प्रथम और द्वितीय वर्ग ने और राजा ने इनकी बात को नहीं माना और इनके जितने भी ये लाए थे प्रपोज़ल कर सुधार के लिए, और वो रिजेक्ट कर दिए गए। इस वित्तीय संकट ने राजा लुई 16 को एस्टेट्स जनरल बुलाने के लिए मजबूर किया, जिसने अंततः क्रांति की शुरुआत की। अब जनता पूरी तरीके से उबल रही है, जनता कह रही है सुधार करो, सुधार करो, सुधार करो, हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, किसी तरीके से सुधार करो। तो राजा को अब समझ में नहीं आया, तो राजा ने कहा कि चलो एक बैठक बुलाते हैं, और वो बैठक थी स्टेट्स जनरल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक है, और इसी स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाने के साथ ही क्रांति की शुरुआत, क्रांति का बीज बो दिया जाएगा। तो जनता ने कहा कि ठीक है, बहुत लंबे समय से स्टेट्स जनरल की बैठक नहीं बुलाई गई है, तो हम स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाते हैं, और उस बैठक में जो सही लगेगा वो निर्णय लिया जाएगा जनता के लिए। तो राजा स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाते हैं। थोड़ा सा बुर्जुआ वर्ग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। बार बार हम बुर्जुआ वर्ग का बात आपको बता रहे हैं कि बुर्जुआ वर्ग कौन था। बुर्जुआ वर्ग 18वीं शताब्दी में फ्रांस में तेज़ी से विकसित हो रहा था और क्रांति का एक प्रमुख प्रेरक बल था। आर्थिक शक्ति, इसमें कौन कौन लोग थे? किसान मजदूरों से जो ऊपर लोग थे वो बुर्जुआ वर्ग में आते थे, जिसमें व्यापारी हो गए, बैंकर, डॉक्टर, वकील, और जो लोग थोड़ा आर्थिक रूप से समृद्ध थे लेकिन राजनीतिक शक्ति नहीं थी उनके पास। आर्थिक रूप से तो ये सतत थे, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बैंकर हैं, व्यापारी हैं, तो इनके पास धन तो था लेकिन राजनीति में कोई हिस्सेदारी इनके पास नहीं थी, और इनमें अपनी बढ़ती आर्थिक शक्ति के अनुरूप राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। इनके पास धन था लेकिन इनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं थी, तो ये चाह रहे थे कि हमको राजनीतिक शक्ति मिले, हमारे पास भी कुछ अधिकार हैं। ज्ञानोदय के विचारों का प्रभाव और शिक्षित बुर्जुआ वर्ग में ये बैंकर, व्यापारी, डॉक्टर, वकील तो हैं ही, तो शिक्षित बुर्जुआ वर्ग, इनको बुर्जुआ वर्ग कहा जाता था। शिक्षित बुर्जुआ वर्ग, ये भी लेकिन थर्ड स्टेट में ही आते थे, अलग से नहीं थे। तो शिक्षित बुर्जुआ वर्ग ज्ञानोदय के दार्शनिक विचारों से प्रभावित था और समाज में परिवर्तन चाहता था। तो ये वर्ग जो था, अब आप किसानों मजदूरों से कहेंगे तो वो पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन ये वर्ग जो था ये पढ़ा लिखा था। व्यापारी, बैंकर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अन्य भी और पेशे के लोग, तो ये पढ़े लिखे लोग थे और ये समाज में परिवर्तन चाहते थे। बुर्जुआ वर्ग तृतीय स्टेट के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो थर्ड स्टेट था, पहला स्टेट पादरी का था, दूसरा राजा और उसके कुलीन परिवारों का था, कुलीन लोगों का था, और तीसरा वर्ग जो है थर्ड स्टेट के नाम से जाना जाता था, जिसमें बुर्जुआ वर्ग भी था। तो जब भी बुर्जुआ वर्ग की बात आए तो इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारी, बैंकर और अन्य पेशेवर लोग जो आर्थिक रूप से सशक्त थे पर जिनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था।
तो स्टेट्स जनरल की बैठक हमने आपको पिछली बार बताई कि स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई राजा ने। अब राजा ने कहा कि चलो स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाते हैं। तो स्टेट्स जनरल फ्रांस की एक परामर्शदायी संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट के प्रतिनिधि शामिल होते थे। तो जो आप यहाँ एक पिक्चर देख सकते हैं कि राजा ने एक सभी लोगों को बुलाया है और तीनों वर्ग के लोग, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, यानी कि पहला पादरी वर्ग, नोबेल वर्ग और तीसरा स्टेट जिसमें बुर्जुआ वर्ग के लोग भी थे जो थोड़ा सा नॉलेजवान लोग थे और आर्थिक रूप से भी सशक्त थे। तो वो ये तीनों स्टेट्स के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। और ये 175 वर्षों के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेट्स जनरल कब बुलाई गई, 1789 में बुलाई गई। और कितने वर्षों बाद बुलाई गई थी? ये 175 वर्षों के बाद। 175 वर्षों तक इसका कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ था। तो 175 वर्षों के बाद मई 1789 में इस अधिवेशन को बुलाया गया कि भाई ये वित्तीय संकट है देश पर और टैक्स, लोग भड़क रहे हैं टैक्स को लेकर, तो आखिर क्या किया जाना चाहिए। तो तीनों स्टेट्स की एक बैठक बुलाई गई जिसको स्टेट्स जनरल कहा गया और ये बैठक 175 वर्ष बाद बुलाई गई थी। वित्तीय संकट से निपटने के लिए राजा लुई 16 ने इसे बुलाया जब अन्य सभी प्रयास विफल हो गए। जब राजा के समझाने के, बुझाने के और हर प्रकार के प्रयास विफल हो गए, तब फिर राजा को कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो लुई 16 ने इस बैठक को बुलाया जिसमें तीनों वर्ग के लोग शामिल थे। फरवरी 1787 में इस बैठक को वित्त मंत्री कैलोन ने कर सुधारों के लिए नोबेल्स की सभा बुलाई जिसने इन्हें अस्वीकार कर दिया। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि कैलोन जो थे वो वित्त मंत्री थे, उन्होंने कई प्रकार के सुधार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि तीनों वर्ग बराबर एक जैसा टैक्स दें और जो शाही खर्च पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है रुपया, उसको बचाया जाए। बेफालतू में जो युद्ध एक दूसरे देशों के लिए लड़े जा रहे हैं, इनको भी रोका जाए, लेकिन उसकी सारी बातों को अस्वीकार कर दिया गया। अगस्त 1788 में राजा ने स्टेट्स जनरल को 1 मई 1789 को बुलाने की घोषणा की। तो राजा ने कहा कि 1 मई 1789 को स्टेट्स जनरल को बुलाया जाएगा। इस बात की घोषणा की कब की? अगस्त में। तो अगस्त 1788 में ये घोषणा की कि 1 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक होगी। अब आपका जनवरी से अप्रैल के बीच 1789 में क्या हुआ? प्रतिनिधियों के चुनाव हुए। तृतीय स्टेट से 600 लोग चुने गए, कुलीन वर्ग के 300 लोग और पादरी वर्ग के 300 प्रतिनिधि चुने गए। तो स्टेट्स जनरल में इतनी बड़ी भीड़ को तो पूरे फ्रांस को तो आप ले नहीं जा सकते कि पूरे फ्रांस पहुंच जाएगा। तो कुछ प्रथम वर्ग के प्रतिनिधि होंगे, कुछ द्वितीय वर्ग के प्रतिनिधि होंगे, कुछ तृतीय वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। तो इसके लिए एक इलेक्शन हुआ। तो तृतीय वर्ग से 600 लोग, प्रथम वर्ग से देख लेते हैं पहले। प्रथम वर्ग से 300 लोग, द्वितीय वर्ग से 300 लोग और तृतीय वर्ग से 600 लोग चुने गए कि जो स्टेट्स जनरल की बैठक में सम्मिलित होंगे। तो तकरीबन 1200 लोगों का चुनाव इस बैठक के लिए हुआ, हर मतलब अपने अपने वर्ग से। कुलीन वर्ग से 300, पादरी वर्ग से 300 और 600 आपके तृतीय स्टेट से। 5 मई 1789 तो ये घोषणा हुई थी कि 1 मई को 1789 को स्टेट जनरल की घोषणा होगी। तो 5 मई 1789 को वर्साए का महल था, वहाँ पर स्टेट जनरल का उद्घाटन सत्र आयोजित हुआ। तो ये वर्साए का महल फ्रांस में था और वहाँ पर ये जो है अधिवेशन की शुरुआत होती है, उद्घाटन हो रहा है। स्टेट जनरल का आह्वान था कि राजशाही की कमजोरी, स्टेट जनरल का आह्वान राजशाही की कमजोरी का प्रतीक बन गया है और क्रांति की शुरुआत का संकेत था। तो स्टेट जनरल को बुलाना इस बात का मतलब था कि राजा अब निर्णय नहीं ले पा रहा है, राजा का निर्णय जनता नहीं मान रही है और अब ये एक क्रांति की शुरुआत थी। ये पता चलता है जब राजा ने स्टेट्स जनरल को बुलाया, जो कि उसने 175 वर्षों में नहीं बुलाया था। तो इसका मतलब है जनता संतुष्ट रही होगी, लेकिन अब जनता संतुष्ट नहीं थी, राजा संभाल नहीं पा रहा था जनता को, तो उसे स्टेट्स जनरल बुलाना पड़ा।
मतदान विवाद और राष्ट्रीय सभा। अब स्टेट जनरल का बैठक शुरू होती है। स्टेट जनरल के शुरू होते ही प्रतिनिधियों के बीच जो 300 और 600, 300 और 600 थे, प्रथम वर्ग के 300, द्वितीय वर्ग के 300 और तृतीय वर्ग के 600 थे, मतदान पद्धति पर गंभीर विवाद उत्पन्न हुआ। तो ये मतदान देने का जो तरीका है उस पर विवाद शुरू हो गया था। तो प्रति स्टेट मतदान पारंपरिक पद्धति जिसमें प्रत्येक स्टेट का एक वोट होता है, इससे पहले और दूसरे स्टेट कुलीन और पादरी वर्ग को बहुमत मिलता था। तो प्रत्येक स्टेट का एक वोट होता था और पहले जो है कुलीन वर्ग को और पादरी वर्ग को बहुमत मिल जाता था। प्रति व्यक्ति मतदान तृतीय स्टेट द्वारा प्रस्तावित पद्धति थी जिसमें प्रत्येक प्रतिनिधि का एक वोट होता है। इसमें तृतीय स्टेट को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। थर्ड स्टेट ये कह रहा था कि हर व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि जितने प्रतिनिधि हैं, थर्ड स्टेट से कितने गए थे, 600 लोग गए थे, तो थर्ड स्टेट से एक एक व्यक्ति डालेगा तो उसका एक वोट गिना जाएगा। तो इसमें किसकी जीत होती, थर्ड स्टेट की होती, क्योंकि उनके पास 600 थे। और ये जो पहले चलता था उसमें प्रति स्टेट मतदान होता था, तो इसमें जो है कुलीन और पादरी वर्ग को जो है बहुमत मिल जाता था, ये जीत जाते थे। लेकिन अब प्रति व्यक्ति मतदान, इसमें प्रति स्टेट मतदान होता था, एक स्टेट का एक वोट, लेकिन इसमें प्रति व्यक्ति मतदान, एक व्यक्ति का एक वोट। तो तृतीय स्टेट द्वारा प्रस्तावित पद्धति, ये जो थर्ड स्टेट था ना, जो कुलीन आपका बुर्जुआ वर्ग और मजदूर और लेबर वर्ग था, वकील, बैंकर, ये सारे जो वर्ग थे, इन्होंने ये निकाला कि एक प्रतिनिधि का, एक व्यक्ति का एक प्रतिनिधि, यानी 600 लोग थे इनके संग, तो एक व्यक्ति का एक वोट होगा, इससे तृतीय स्टेट को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। यानी कि कितने लोग हो जाएंगे, इसमें इनके यहाँ से 600 लोग हो जाएंगे, तो इनका ज़्यादा पलड़ा भारी हो जाएगा। तो जब इस विवाद का कोई समाधान नहीं हुआ, अब यहाँ पे लड़ाई मच गई। फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले कहने लगे नहीं प्रति स्टेट मतदान होगा, और थर्ड स्टेट वाले कहने लगे नहीं प्रति व्यक्ति मतदान होगा। तो इनमें काफ़ी लड़ाई होने लगी और इस प्रकार 17 जून 1789 को राष्ट्रीय सभा की घोषणा हुई। जब विवाद का समाधान नहीं निकला तो तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। ये जो थर्ड स्टेट थे ना, इन्होंने कहा नहीं, हमें अब आपके उसमें नहीं जुड़ना है, हम अब राष्ट्रीय सभा हैं। इन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। संख्या में ये 600 थे, तो इन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया और फ्रांस के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया। और ये दावा किया कि फ्रांस के जो बुर्जुआ वर्ग है, जो ऐसा वर्ग है जिसकी आवाज़ और जिसको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है, हम उनकी आवाज़ बनेंगे, हमें आपके स्टेट्स जनरल से कोई लेना देना नहीं है। तो 17 जून 1789 को इस तीसरे वर्ग ने अपने आप को राष्ट्रीय सभा, ठीक है, राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। ये कहा कि तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। यह घोषणा राजशाही के अधिकारों को चुनौती थी और क्रांति के राजनीतिक चरित्र को परिभाषित करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षण था। अब इससे क्या हुआ, राजा की बात बहुत कमज़ोर हो गई। राजा ने तो स्टेट जनरल बुलवाया था कि जो डिसीजन होगा वो माना जाएगा, लेकिन वहाँ लड़ाई मच गई पहले, दूसरे और तीसरे में। तो और इन्होंने तृतीय वर्ग जो था, उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। तो अब ये राजशाही को चुनौती हो गई, क्योंकि इन्होंने अपने आप को, ये तारीखें याद रखते जाइएगा कि स्टेट जनरल की बैठक होती है और बैठक में ही इन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय सभा 17 जून, 1 जून को ये जो है बैठक बुलाई गई थी, 5 जून को ये बैठक होती है और 17 जून को ही इन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय सभा बना लिया था तृतीय स्टेट ने। ये कब हुआ था आप याद रखिए, ये हुआ था 17 जून। 17 के ठीक 3 दिन बाद 20 जून को टेनिस कोर्ट की शपथ। टेनिस क्या होता है, टेनिस एक खेल होता है, आपने देखा होगा, जैसे हम लोग के यहाँ चिड़िया बल्ला खेलते हैं ना, वो रैकेट होता है और एक चिड़िया होती है, शटल होता है, उसको मारते हैं। टेनिस में एक उसी तरीके का एक रैकेट होता है पर बॉल होती है, तो उसको वो जहाँ खेला जाता है उसको टेनिस कोर्ट कहते हैं। तो ये सब स्टेट जनरल की जो बैठक थी, जो स्थल था, वहाँ से निकल आते हैं
और बाहर ही एक टेनिस कोर्ट होता है, टेनिस खेलने वाली जगह, वहाँ पर ये शपथ लेते हैं। 20 जून 1789, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपके इसमें आ सकता है कि टेनिस कोर्ट की शपथ के बारे में बताइए। तो टेनिस कोर्ट में ये लोग शपथ लेते हैं। कौन वर्ग? तृतीय वर्ग। इन्होंने ही अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित किया था और अब ये टेनिस कोर्ट में शपथ लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने राजशाही के विरुद्ध प्रतिरोध को प्रतीकात्मक रूप दिया। तो अब ये सब राजशाही के विरुद्ध थे और ये देखिए ये शपथ ले रहे हैं ये सब लोग। टेनिस कोर्ट है ये बंद है, ये बंद कोर्ट होता था टेनिस कोर्ट, अब ओपन भी होते हैं लेकिन ये बंद कोर्ट भी होता है। 17 जून को तृतीय स्टेट ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित किया, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, जिसमें राजा लुई 16वां नाराज़ हो गया। तो लुई 16 इस घोषणा से बहुत नाराज़ हुआ कि तृतीय स्टेट ने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया और 20 जून को प्रतिनिधियों को अपने नियमित सभागार से बाहर कर दिया। 20 जून को राजा ने कहा कि निकल जाओ, क्या कहते हैं, इस सभागार से, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों ने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया है, अब इस स्टेट्स इसमें तुम्हारी जो ये असेंबली बुलाई जा रही है इसमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो पास में ही एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, इंडोर मतलब जो बंद होता है, ये बंद टेनिस कोर्ट में ये लोग जाते हैं और 20 जून को टेनिस कोर्ट में शपथ लेते हैं। शपथ क्या लेते हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हम जब तक क्रांति ये समाप्त नहीं कर सकते, जब तक हम राजशाही समाप्त नहीं कर देते, और हमारा चिन्ह होगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यह शपथ राजनीतिक प्राधिकार के स्रोत में बदलाव बनी। राजा से लेकर जनता तक यह फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजशाही की शक्ति को चुनौती देने वाला पहला बड़ा कदम था। तो आप याद रखिएगा, स्टेट्स जनरल की बैठक हुई, स्टेट जनरल में बात नहीं बनी, तो इसके बाद फिर क्या हुआ? राष्ट्रीय सभा, ये तृतीय वर्ग ने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया 17 जून को, और 20 जून को जब राजा ने उनको निकाल दिया अपने जो है सभागार से कि बाहर जाइए आप लोगों ने बहुत गलत काम किया है, आप राजा की बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये सब तृतीय स्टेट के जितने 600 लोग थे ये बाहर निकल आए और पास के ही टेनिस कोर्ट में जाकर इन्होंने शपथ ली। इसको टेनिस कोर्ट की शपथ कहते हैं। ये 20 जून को हुई थी, तारीख याद रखते रहिएगा। बास्तील पर हमला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये शॉर्ट आपके क्वेश्चंस में आता है। बास्तील का हमला, पीछे देखें ज़रा क्या वो जुड़ा हुआ था। नहीं, बास्तील पर हमला, ये याद रखिएगा। ये पहला वाला जो हुआ था वो 20 जून को हुआ था। इसके बाद 14 जुलाई को बास्तील ये आपको फ्रांस का एक किला है, तो पूरा इसको पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। बास्तील का किला शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता है ये। आई थिंक नेट स्लो है। हाँ, बास्तील का पतन एक महत्वपूर्ण अध्याय था फ्रांस की क्रांति में। बास्तील का पतन ये 14 जुलाई 1789 को हुआ था, ये याद रखिएगा डेट। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन था ये, जिसने राजशाही को उखाड़ फेंका और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की। ये हम लोग जानते हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा था ये राजशाही के विरुद्ध था और बाद में जाकर के ये राजशाही ख़त्म होती है और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना होती है। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श को प्रचारित किया, जिन्होंने आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों की नींव रखी है। तो ये हम जानते हैं कि स्वतंत्र हैं हम सब, समान हैं और बंधुत्वता यानी भाईचारे के से जुड़े हुए हैं, हम सब भाई हैं, ये इन आदर्श वाक्यों को प्रचारित किया। 14 जुलाई 1789 को बास्टील के पतन को
फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। यह फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। आज भी इसको फ्रांस पे मनाया जाता है। 14 जुलाई को अभी भी मनाया गया था, कुछ दिन पहले ही फ्रांस पे मनाया गया था। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो उसके कुछ दिन पहले ही ये 14 जुलाई को मनाया गया था। तो ये फ्रांस में मनाया जाता है। ये बास्टिल क्या है? बास्टिल के ये किला जो आप देख रहे हैं, ये बास्टिल का किला है। क्या घटनाक्रम घटित हुआ था? बास्टिल पेरिस में एक मध्ययुगीन किला और राज्य कारागार था जिसका निर्माण 1730 में हुआ था। ये आप एक पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का बास्टिल का किला है और ये एक मध्ययुगीन किला था और कारागार था। किला भी था और कारागार भी था, दोनों चीज़ें थी। पहले ये किले के रूप में था, बाद में इसको एक कारागार के रूप में या जहाँ बंदी रखे जाते हैं उसके रूप में उसको प्रचलन में ले आया गया था। यह राजशाही की निरंकुशता का प्रतीक बन गया क्योंकि इसमें राजा के आदेश पर बिना मुकदमे के कैदियों को रखा जाता था। तो इसमें कैदी रखे जाते थे। अगर राजा आज्ञा दे देता था कि नहीं, राजा को शक भी होता था किसी पर या कोई प्रॉब्लम होती थी किसी से, तो राजा उसको बास्टिल के किले में रख देता था। तो कहिए वो ज़िंदगी भर बाहर ना निकल पाए और उस पर कोई मुकदमा भी नहीं चलता था कि बगैर मुकदमे के ही यहाँ रख दिया जाता था। क्रांति से पहले फ्रांस में 3 वर्ग थे: पादरी, नोबेलिटी और आम जनता। ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं। आम जनता 98% थी जिसके पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी। क्या होता है बास्टिल के उसमें? 11 जुलाई 1789 राजा लुई 16 ने लोकप्रिय मंत्री नेकर को बर्खास्त कर दिया जिससे पेरिस में अशांति फैल गई। तो राजा के एक प्रसिद्ध वित्त मंत्री थे नेकर, जो जनता की भलाई के लिए नए नए प्रयास करते रहते थे। काफ़ी सुधार करने की वो का कार्य कर रहे थे कि किसी तरीके से जनता जो है टैक्स के बोझ से जो दबी जा रही है वो उससे निकले। और लेकिन जो है राजा को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, जो कुलीन वर्ग था उसको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। तो राजा ने गुस्से में आकर के नेकर को बर्खास्त कर दिया क्योंकि नेकर तृतीय वर्ग के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते थे और काफ़ी कुछ बीच में भी थे नेकर तृतीय वर्ग के, उनकी बात को सुना करते थे। तो जब राजा ने बर्खास्त कर दिया तो पेरिस में अशांति फैल गई। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। तो वहाँ पर अशांति फैल गई। 11 तारीख को ये घटनाक्रम घटित हुआ। 12 तारीख को पेरिस में विरोध शुरू हो गए। किस बात को लेकर के? राजशाही के विरुद्ध और जैक्स नेकर को जो निकाला गया था उसके विरुद्ध। और जनता ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किए। अन्य तमाम बातों पर जिस पे जनता नाराज़ थी उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और लोगों ने हथियारों की तलाश शुरू की। देखिए, कोई भी क्रांति होती है तो हथियार की आवश्यकता होगी क्योंकि राजा के पास तो हथियार हैं, उनके पास सैनिक भी हैं, आम जनता मारी जाएगी। तो हथियार कहाँ से मिलेंगे? तो इनको ये पता था कि बास्टिल का ये जो किला है यहाँ पर जो है सेना हथियार भी रखती है। 11 तारीख को नेकर को बर्खास्त किया। 12 तारीख को लोगों ने हथियार की शुरुआत करना शुरू की और 14 जुलाई सुबह लगभग 900 क्रांतिकारियों ने बास्टिल पर हमला कर दिया। ये जो बास्टिल का किला है इस पर अटैक कर दिया। कितने लोगों ने? 900 क्रांतिकारियों ने हमला कर दिया। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि इस किले में केवल 7 कैदी ही थे उस समय और बहुत बड़ी संख्या में बारूद, गोला बारूद, हथियार जो कि इन क्रांतिकारियों को ज़रूरत थी वो थे। तो 14 जुलाई को ये अटैक करते हैं और 14 जुलाई की दोपहर को बास्टिल के गवर्नर लॉने ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि ये लोग लूट कर ना ले जा पाएँ, लेकिन लॉने ने आत्मसमर्पण कर दिया और क्रांतिकारियों ने कब्ज़ा कर लिया और कैदियों को मुक्त करा दिया और लूटपाट कर जो कि उनको चाहिए था बारूद और हथियार, वह लूटपाट करके यहाँ से ले गए। तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं कौन कौन से व्यक्ति थे जो जुड़े रहे इस घटना से। मार्क डी लॉने बास्टिल के गवर्नर थे। बास्टिल का मतलब किला। बास्टिल के गवर्नर थे जिन्होंने किले की रक्षा और अंततः क्रांतिकारियों द्वारा मार दिए गए। इन्होंने बहुत किले की रक्षा का प्रयास करना चाहा, लेकिन वो अकेले थे या कुछ सैनिकों के साथ थे तो वो किले की रक्षा नहीं कर पाए और क्रांतिकारियों ने उन्हें मार दिया। लुई 16 ये मुझे लगता है बाद में देखना चाहिए। क्या प्रभाव पड़ा जब बास्टिल का जब पतन हुआ, बास्टिल पर जो अटैक हुआ तो उसका क्या प्रभाव पड़ा?
तो राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ा? बास्तिल का पतन राजशाही के लिए बड़ा झटका था। तो राजा ये समझ में आने लगा कि राजा कमज़ोर है और अब वो जो है जीत नहीं सकता है, यानी हम जीत सकते हैं। 33 स्टेट सोचने लगा कि हम राजा को हरा सकते हैं। तो ये एक तरीके का राजनीतिक प्रभाव पड़ा। नगर मिलिशिया, पेरिस और अन्य शहरों के नागरिक मिलिशिया या नेशनल गार्ड का गठन हुआ, जिसका नेतृत्व मार्किस डी लाफेट ने किया। ग्रेट फियर, जुलाई अगस्त 1789 में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के विद्रोह फैल गए, जिसे ग्रेट फियर कहा गया। तो इस प्रकार का प्रभाव जो ये सब फैला, जब कब फैला? जब बास्तिल का पतन हो गया, क्योंकि एक बड़ा किला माना जाता था और राजा के अधिकार में था, उसको आपने चुनौती दे दी तो राजा का अधिकार फिर कम होता है। बास्तिल का पतन फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीकात्मक क्षण बन गया, जो निरंकुशता के खिलाफ जनता की जीत का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जनता की जीत थी एक तरीके से, और इस घटना ने आधुनिक लोकतंत्र का विकास की, लोकतंत्र यानी जनता का शासन, अब राजशाही नहीं चलेगी, इस प्रकार की भावना लोगों में विकसित हुई। आज भी 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 जुलाई यानी बास्टिल डे को क्या मनाया जाता है? फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि एक तरीके से माना जाता है कि हमने राजशाही को ख़त्म कर दिया है और लोकतंत्र की स्थापना की है। तो ये दिन 14 जुलाई का फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूल्यों का प्रतीक है। तो हम लोग इस स्लाइड में बास्तिल का पतन पढ़ रहे थे। तो बास्तिल का पतन ये काफ़ी हो गया है लंबा, तो इसके बाद आज हम यही पार्ट 1 इसका समाप्त करते हैं, और इसके बाद पार्ट 2 आगे हम आपको पढ़ाएंगे।